बाह्य श्वसन बोल सकते हैं अपन। अंतःश्वसन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटन होता है, उसको हम अंतःश्वसन बोल सकते हैं। तो देखो कि बाह्य श्वसन होता है, अंतःश्वसन होता है। यह बाह्य श्वसन अंतःश्वसन होता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सीधा सा है। देखो कि मैं बताऊंगा वो आप आराम से समझ जाओगे। होता क्या है कि मैं बोलूं कि बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, इसको ही आप क्या बोल सकते हो, तो इसको ही आप बोल सकते हो श्वास लेना। बोला था कि नहीं बोला था मैंने? बाह्य श्वसन का मतलब कि गैसें अंदर गई और बाहर वापस आ गई, तो इसको श्वास लेना भी बोल सकते हो। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं स्वांतन। क्या बोलते हैं? स्वांतन बोलते हैं। स्वांतन का मतलब भी क्या है? श्वास लेना, कि गैसें अंदर गई और गैसें बाहर आई, इसको बोलते हैं स्वांतन। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट का काम क्या होता है? एग्जॉस्ट का काम होता है कि अंदर की गर्म वायु को बाहर, बाहर की वायु को क्या करना, अंदर करना। तो श्वास लेने में यही तो काम होता है। क्या काम होता है? गैसें अंदर जाती हैं और क्या होती हैं, बाहर आती हैं। तो बाह्य श्वसन बोल सकते हो, श्वास लेना बोल सकते हो और स्वांतन बोल रह सकते हो। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब देखो कि इस बाह्य स्वांतन में दो प्रक्रिया क्या होती है, शामिल होती हैं। दो प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं? तो देखो एक तो जो होता है उसको हम बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन बोलते हैं। इंस्पिरेशन बोलेंगे, निःश्वसन। और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं उच्छ्वसन। क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन बोलते हैं। कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं? दो प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। एक है निःश्वसन, एक है उच्छ्वसन है। अब इस निःश्वसन का मतलब क्या होता है, उच्छ्वसन का मतलब क्या होता है? देखो निःश्वसन का मतलब होता है गैसों को शरीर के अंदर क्या करना, ग्रहण करना। गैसों को शरीर के अंदर क्या करना, ग्रहण करना। गैसों को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? निःश्वसन। यानी कि आपने गैसों को क्या किया है, अंदर लिया है, तो वो क्या कहलाया? निःश्वसन कहलाया। क्या कहलाया? अब गैसों को आपने अंदर ग्रहण किया है तो गैसों को आप बाहर भी मुक्त करोगे कि नहीं करोगे? और गैसों को बाहर मुक्त करना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। और ये निःश्वसन उच्छ्वसन दोनों किसमें शामिल है? श्वास लेने में शामिल है कि नहीं है? क्या आप बोलते हो कि श्वास ले रहा हूं, उसका मतलब ऐसा नहीं कि अपने गैसों को अंदर ही लिया है, वापस भी बाहर किया है। तो उच्छ्वसन का मतलब क्या हो गया? तो उच्छ्वसन का मतलब हो गया गैसों को गैसों को पुनः शरीर से क्या करना, बाहर करना। क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। अगर ये बात आपको याद रह गई तो इसके आगे वाली बातें और याद रह जाएंगी। अब देखो होता क्या है कि आप गैसों को अंदर ग्रहण कर रहे हो, तो ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया। और अगर कोई भी प्रोसेस है वो सक्रिय होगी तो हमारे शरीर से ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी? ऊर्जा खर्च होगी। मतलब कि इस निःश्वसन है, निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसके दौरान ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। फिर देखो हम बोलते हैं कि एक मिनट में, कितने मिनट में, एक मिनट में लगभग 12 से 16 बार क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। मिनिमम अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 12 बार क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। एक मिनट में 12 बार श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। तो एक बार श्वास लेने में कितना समय लगेगा? तो 60 सेकंड में आप 12 बार ले रहे हो, तो एक बार लेने में 5 सेकंड का समय लगा कि नहीं लगा? मतलब ये जो है इसमें टोटल कितना समय लगा, 5 सेकंड का समय लगा। 5 सेकंड का समय इन दोनों कार्यों में लगता है। तो एक अकेला जो निःश्वसन है, इस अकेले निःश्वसन में कितना समय लगता है? सक्रिय प्रक्रिया है तो सक्रिय प्रक्रिया है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। सक्रिय प्रक्रिया है, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसमें जो है वो समय लगता है कितना, 2 सेकंड का। कितना समय लगता है, 2 सेकंड का लगता है। अब देखो कि गैसें अंदर गई है, गैसें अंदर गई हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। और फेफड़ों का जब आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों के नीचे होता है डायफ्राम, एक मांसपेशी अंग होता है डायफ्राम। तो जैसे ही फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो जो फेफड़े हैं वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे,
आयतन बढ़ेगा तो फूलेंगे, फैलेंगे, और फैलेंगे तो इस पर दबाव लगेगा, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो निःश्वसन के दौरान जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। अब देखो कि इसके पॉइंट्स अगर आपको याद है तो वो वाले पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसमें गैसों को अंदर ग्रेड किया है, इसमें गैसों को बाहर मुक्त किया है। ये सक्रिय प्रक्रिया, ये कैसी है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है तो ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है, लेकिन निष्क्रिय प्रक्रिया तो ऊर्जा क्या नहीं होती, खर्च नहीं होती। इसमें 2 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। इसमें कितना लगेगा, क्योंकि टोटल 5 सेकंड का लगता है तो इसमें कितना लगेगा, 3 सेकंड का लगेगा। उच्च श्वसन के दौरान फेफड़ों का आयतन घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि गैसें बाहर छोड़ रहे हो, तो फेफड़ों से गैसें बाहर आ रही है, मतलब फेफड़ों का आयतन क्या होगा, घटेगा। और जो डायफ्राम जो था, जो डायफ्राम जो सीधा हो गया था, वो पुनः कैसा हो जाएगा, पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, मतलब परवलय के जैसा हो जाएगा, परवलयकार हो जाएगा। तो दोनों की बात समझ में आई कि नहीं आई? निःश्वसन उत्श्वसन की बात समझ में आई, साथ में लिख लो। शॉर्ट में लिख देता हूं, सक्रिय प्रक्रिया, ऊर्जा खर्च, समय 2 सेकंड, और फेफड़ों का आयतन बढ़ने पर डायफ्राम सीधा हो जाता है। वो सक्रिय प्रक्रिया है तो ये कैसी है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया है तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी। उसमें 2 सेकंड का समय लग रहा है तो इसमें 3 सेकंड का क्या लग रहा है, समय। और फेफड़ों का आयतन कम होने पर डायफ्राम पुनः परवलयाकार हो जाता है। लिखो। दो, या इसको श्वास लेना कह दो, या इसको क्या कह सकते हो, स्वांतन कह सकते हो। तीनों का मतलब क्या है, एक ही। तीनों का मतलब एक ही है, मतलब इसमें कितने काम, 2 काम होते हैं। कौन कौन सा, एक निःश्वसन होता है, एक उत्श्वसन होता है। निःश्वसन का मतलब इतना याद रखो कि गैसें शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी। उत्श्वसन का मतलब गैसें शरीर के बाहर निकलेंगी। गैसें शरीर के अंदर जाएंगी तो क्या क्या होगा, तो शरीर क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। समय कितना लगेगा, 2 सेकंड का लगेगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा। और जैसे ही उत्श्वसन होगा तो गैसें पुनः क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। निष्क्रिय प्रक्रिया है, बॉडी निष्क्रिय रहेगी, तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी। समय कितना लगेगा, 3 सेकंड। टोटल कितना लगता है, अगर 2 सेकंड उधर तो 3 सेकंड का लगेगा। और फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, कम। जैसे बाहर निकलेंगे तो फेफड़ों का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। और जो डायफ्राम है वो पुनः पहले वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दोनों बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि हमने ये बोला है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर ये थोड़ी है कि आप ऑक्सीजन गैस ही अंदर ले रहे हो। क्यों, क्योंकि ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे नाक में कि वो ऑक्सीजन गैस को अंदर कर दे बाकी को बाहर ही रख ले। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। जो वायुमंडल में जो गैसें हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अंदर जाती हैं। क्या होती हैं, अंदर जाती हैं। तो वो अंदर जाएंगी तो श्वसन की जो प्रक्रिया होगी उसके दौरान वो वापस भी बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी। और वापस बाहर आती हैं तो यहाँ से पूछ लेता है वो क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस है जिसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, कौन सी गैस है जिसके आयतन में वृद्धि होती है।
कौन सी गैस है जिसके आयतन में कोई क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अब मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें शरीर के अंदर जाएंगी, तो मुख्य रूप से कौन सी जाएगी, नाइट्रोजन जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या है, सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर हम बोलते हैं ऑक्सीजन जाएगी और CO2 जाएगी, मतलब ये गैसें शरीर के अंदर जाएंगी कि नहीं। तो कौन सी गैस है जिसका आयतन में कमी आती है, कौन सी गैस है जिसके आयतन में वृद्धि होती है, कौन सी गैस है जिसमें कोई क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान से देखना इस चीज को। गैस यानी कि एक तो क्या होगी, गैस होगी। मैं बोलूं कि जो आप श्वास लेते हो, तो श्वास लेते हो तो नाइट्रोजन शरीर के अंदर जाती है कि नहीं जाती, नाइट्रोजन जाएगी। दूसरा मैं बोलूं कि ऑक्सीजन जाएगी कि नहीं जाएगी भाई, जाएगी। और तीसरा जो है वो क्या है, CO2 है, ये भी जाएगी कि नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में है वो सारी की सारी, जब हम सांस लेते हैं तो गैसें क्या होती हैं, शरीर के अंदर जाती हैं। अब देखो कि शरीर के अंदर जाती है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, निःश्वसन कहते हो। क्या कहते हो, निःश्वसन, इंस्पिरेशन कहते हो। ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितनी मात्रा में अंदर जाएगी, वायुमंडल में कितनी है, 78%। तो जो सारी की सारी जो गैसें जाएंगी उनका आयतन का ये भी कितना रहेगी, 78% ही रहेगी, कि जिसका आयतन ज्यादा है वो अंदर भी ज्यादा ही जाएगी। तो निःश्वसन में ये शरीर के अंदर कितना प्रतिशत जा रही है, 78%। वायुमंडल में 78%, तो शरीर में भी कितना जाएगी, 78%। और जो गैसें हैं उनके अनुसार ये भी 78% जाएगी। अब देखो ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत, 21%। तो वो अपना कितना प्रतिशत जाएगी, 21% जाएगी कि नहीं जाएगी। और CO2 जो है, इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.03%। तो ये इतनी मात्रा में शरीर के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये तीन गैसें थी, जब हमने सांस लिया, निःश्वसन हुआ, तो नाइट्रोजन 78% के रूप में गई, ऑक्सीजन 21% के रूप में गई, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% के रूप में गई। अब देखो कि श्वसन की प्रक्रिया होगी, चलती रहती है, तो ये गैसें पुनः क्या होती हैं, बाहर आती हैं, पुनः क्या आती हैं, बाहर। और जब गैसें पुनः बाहर आती हैं, उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, उत्सवसन बोलते हो। क्या बोलते हो, उत्सवसन बोलते हो। अब मैं ये बोलूं कि उत्सवसन के दौरान ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितनी मात्रा में बाहर आएगी, क्या इसका श्वसन की प्रक्रिया में कोई रोल है, क्या ये श्वसन की प्रक्रिया में कोई काम आएगी, नहीं आएगी। तो कोई काम नहीं आएगी, तो ये जैसा जाएगी वैसा का वैसा वापस आएगी। कितना प्रतिशत गई थी, ये गैसों का 78% गई थी, तो ये ऐसा कैसा क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, बाहर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है। अब देखो कि मैं बोलूं कि निःश्वसन में यानी कि ऑक्सीजन है वो कितना प्रतिशत गई थी, क्या श्वसन में भाग लेती है, लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, श्वसन। तो ये श्वसन में भाग लेती है, तो श्वसन में भाग लेगी तो इसकी मात्रा में, इसके आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। और लगभग ये हमारे शरीर में कितनी रह जाती है, 16.8% रह जाती है। बाकी लगभग 4% क्या हो गई, ये खर्च हो गई, CO2 के रूप में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, खर्च हो गई। यानी खर्च नहीं हुई, यानी कन्वर्ट CO2 में कन्वर्ट हो गई। तो अब देखो कि CO2 आपने कितनी ली थी, 0.3% ली थी, लेकिन श्वसन के दौरान CO2 की मात्रा घटी या बढ़ी, बढ़ी, तो इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़कर आएगी। ऑक्सीजन लगभग कितना घटी थी, 4%, तो ये लगभग 4% क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं ये बोल देता हूं कि ये जो होती है ये लगभग कितनी, 4% के रूप में क्या आएगी, बाहर आएगी। आगे क्या बात समझ में। अब देखो यहां पर मैं लिखूं कि परिवर्तन, कि कौन सी गैस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो श्वसन के दौरान नाइट्रोजन जो है इसमें क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये जो है ये क्या रही, अपरिवर्तित रही। क्या रही, अपरिवर्तित रही। ठीक है। फिर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन हुआ, हुआ, कमी हुई या वृद्धि, वृद्धि, क्या हुई, कमी। ठीक है। तो कमी कितना प्रतिशत, लगभग 4 पॉइंट, लगभग में लिखो, लगभग
4% की क्या हुई इसमें कमी, लगभग 4% की कमी। इसमें लगभग 4% की कमी, तो इसमें 4% की क्या हुई वृद्धि हुई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक ये पूछा हुआ है कि कौन सी गैस है जो अपरिवर्तित रहती है, किस में कमी आती है, किस में वृद्धि होती है? ऑक्सीजन में कितनी कमी? लगभग 4%, तो इसमें लगभग 4% की क्या हुई वृद्धि हुई। आई क्या बात समझ में? यहाँ मैंने 4.03% क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 अंक के बाद ये कम है, बिल्कुल 0.3 लिखो नहीं लिखो। तो ये क्या हो गया आपका निःशोषण और उच्चशोषण के दौरान गैसों में क्या हो गया परिवर्तन, कि किस में परिवर्तन हुआ है, किस में नहीं हुआ, किस में कमी हुई है, किस में वृद्धि हुई है। ये बात समझ में आई? नोट करो। अब बात आती है किसकी? ग्लूकोज के अपघटन की। ग्लूकोज का अपघटन बोल सकते हो। ग्लूकोज का अपघटन का मतलब क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? अंतःशोषण नाम दे सकते हैं। आप बोल सकते हो अंतःशोषण, या बोल सकते हो ग्लूकोज का अपघटन। तो ये जो क्या होता है अंतःशोषण या ग्लूकोज का जो अपघटन होता है, ये भी 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीशोषण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीशोषण। और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अनोक्सीशोषण बोलते हैं। तो देखो कि ऑक्सीशोषण है ये किस में होता है, इसके दौरान क्या होता है। अनोक्सीशोषण है ये किस में होता है, इसके दौरान क्या होता है। हमने बाह्य शोषण की बात कर ली, अब अंतःशोषण की बात। और अंतःशोषण का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का अपघटन। बाह्य शोषण का मतलब क्या होता है? श्वास से लेना, श्वास से लेना। अब लेने का मतलब लिया है तो गैसों को छोड़ा भी है, दोनों काम आते हैं। तो अब आपका हो गया, यानी कि मैं बोलूं अंतःशोषण बोल सकते हैं इसको, और इसको ही क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज का अपघटन बोल सकते हैं। ग्लूकोज का क्या बोल सकते हैं? अपघटन। और ये ग्लूकोज का अपघटन है या अंतः जो शोषण है, ये कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। और 2 प्रकार से कौन कौन सा होता है? तो एक तो मैं बोलूं तो इधर वाला ये हो गया, और एक क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, हो तो गई, लेकिन इनका नाम क्या होता है? तो एक मैंने बोला किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीशोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीशोषण बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है वायवीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो है वो क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं, और जहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लगाएंगे अन ऑक्सी। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा अनऑक्सीशोषण। अन का मतलब नहीं, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसको आप बोल सकते हो अनऑक्सीशोषण या फिर अवायवीय शोषण। क्या बोल सकते हो? अवायवीय शोषण बोल सकते हो। और इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई क्या? अब देखो, आप बता सकते हो जैसा नाम वैसा काम। किसकी उपस्थिति में होगा? क्या होगा? ग्लूकोज का अपघटन होगा। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? अपघटन होता है। तो ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण अपघटन से 38 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण। कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है? अपघटन होता है। कंप्लीट क्या होता है? अपघटन होता है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक अपघटन होता है। आंशिक का मतलब कम अपघटन होता है। और 2 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण। उधर 38 एटीपी का होगा तो इधर कितने एटीपी का होता है? तो इधर 2 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या कह रहे हो? दोनों टेस्ट में? अच्छा, तो अब देखो
कि ये जो अनोक्षी जो शोषण होता है, इसकी अगर मैं बात करूं कि ये किस में होता है, तो ये एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें क्या होता है, अनोक्षी शोषण होता है। जबकि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, ओक्षी शोषण। जैसे जंतु हो गए, मानव हो गया, पादप हो गया, क्या होगा, ओक्षी शोषण होगा। क्या होगा, ओक्षी शोषण। जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, क्या होता है, अनोक्षी शोषण होता है। क्या होता है, कौन सा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो उसमें क्या होगा, ये आपका अनोक्षी शोषण होगा। क्या होगा, अनोक्षी शोषण होगा। अब कि ये जो ओक्षी जो शोषण होता है, इस ओक्षी शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा का तो क्या होता है, निर्माण होता है। और उसके साथ साथ सह उत्पाद के रूप में, उसके साथ साथ सह उत्पाद के रूप में क्या बनेंगे, तो 38 एटीपी ऊर्जा के साथ जल के अणु और जो CO2 जो गैस है उसके अणु क्या होंगे, मुक्त होंगे। इधर भी क्या होगा कि जल और CO2 क्या होती है, मुक्त होती है, लेकिन साथ में एथेनॉल भी क्या होता है, बनता है। एथेनॉल भी क्या होता है, बनता है। ये दोनों में क्या हो गया, आपका अंतर हो गया। तो एक बार इसको समझना। एक देखो, ऑक्सीशोषण क्या होता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण या आंशिक पूर्ण क्या होता है, अपघटन होता है। और जब पूर्ण क्या होता है, अपघटन होता है, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उत्पाद के रूप में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो सह उत्पाद में जल एवं CO2 के अणु प्राप्त होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो होता है ऑक्सी जो शोषण होता है, ये ऑक्सी शोषण किस में होता है, तो बात करें कि ऑक्सी जो शोषण है ये किस में होता है, मानव में होता है, जंतुओं में होता है, किस में होता है, पादप में। या बोल सकते हो कौन से जीव, बहुकोशिकीय जो क्या होते हैं, जीव जो होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा होता है, ऑक्सी शोषण होता है। बता दोगे। इससे जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनोक्षी शोषण हो जाएगा। देखो अनोक्षी शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक या पूर्ण, अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक क्या होगा, अपघटन होगा। और आंशिक जो अपघटन होगा तो मैं ये बोलूं कि उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो उत्पाद के रूप में कितनी एटीपी ऊर्जा, 2 एटीपी ऊर्जा बनेगी। और सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो सह उत्पाद के रूप में एथेनॉल और इसके अलावा CO2 और क्या बनेगा, H2O के अणु प्राप्त होंगे। और जैसे बात करें कि ये किस में होता है, तो ये किस में होता है, जीवाणु में होता है। किस में होता है, जीवाणु में होता है, यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में होता है। या मैं बोलूं एक कोशिकीय जो क्या होते हैं, जीव जो होते हैं, इन एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा, अनोक्षी शोषण होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, शोषण होगा। आ गई बात समझ में, नोट करो। के अंदर कौन सा शोषण होगा, वायवीय शोषण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ये जो वायवीय जो शोषण है, ये वायवीय शोषण भी कितने चरणों से होकर होता है, 2 चरणों से होता है। कितने चरणों से होता है, 2 चरणों से होता है। और 2 चरण कौन कौन से होते हैं, तो एक तो जो क्या होता है, ग्लूकोज का जो अपघटन होगा वो पहले किस में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। किस में, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कोशिका द्रव्य में जो क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है, उससे 2 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि वो किसकी तरह हो रहा है, अवायवीय की तरह हो रहा है। किसकी तरह हो रहा है, अवायवीय की तरह। लेकिन कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का जो अपघटन होगा उसके दौरान 36 एटीपी ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। इस तरीके से कि 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है किसमें, वायवीय शोषण में। तो 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कोशिका द्रव्य में हुआ है और 36 का किसमें हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे टोटल कितनी हो गई, 38 एटीपी ऊर्जा होगी। अब कि कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज का अपघटन जो होता है उसे हम कहते हैं
ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्कर। क्या कहते हैं? हाँ, क्रेब्स चक्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्कर। तो मैं यहां पर लिख दूं कि ऑक्सी शोषण, कौन सा शोषण? ऑक्सी शोषण, या इसको आप क्या बोल सकते हो? वायवीय शोषण। और ये ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण है, ये कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में होगा। 2 चरण कौन कौन से होंगे? तो एक तो ये वाला और एक ये वाला होगा। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं कि ये है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो क्या है चक्कर है, इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ईएमपी पथवे। क्या कहा जाता है? ईएमपी पथवे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी बात आपको समझनी है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर है, इसकी खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? एम्बेडेन। इसे क्या बन गया? एम्बेडेन बन गया। ठीक है, एम से क्या बन गया? मार्शल हॉल। मार्शल हॉल नहीं, मेयर हॉल। और बी से याद रखना पोर्शन। बी से क्या याद रखोगे? पोर्शन। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? एम्बेडेन था, मेयर हॉल था, और कौन था? पोर्शन था। इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? ईएमपी पथवे रख दिया। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? तो दूसरा होता है क्रेब्स चक्कर। और इस क्रेब्स चक्कर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं साइट्रिक अम्ल चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल चक्कर। और इसकी जो खोज करने वाला था, इसकी खोज करने वाला कौन था? तो जैसा नाम वैसा काम। तो इसकी खोज करने वाला कौन था? क्रेब्स। तो इसको क्या कहने लगे? क्रेब्स चक्कर कहने लगे। अब देखो कि ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, ये श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो हमारे जो अंग हैं, अंगों में जो कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्कर होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य भी कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में होता है? कोशिका में। लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। और जो क्रेब्स चक्कर है वो किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि 36 एटीपी ऊर्जा का क्या हो रहा है? निर्माण। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो देखो कि ग्लाइकोलाइसिस है, ये कहाँ संपन्न होता है? तो यह है कोशिका द्रव्य में क्या होता है? संपन्न होता है। और कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है तो जो ग्लूकोज है उससे कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो उत्पाद के रूप में कितनी एटीपी ऊर्जा? 2 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। और सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? तो सह उत्पाद के रूप में पाइरुविक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। ये पाई है, पाइरुविक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात यह है कि ग्लूकोज का वायवीय शोषण जब हो रहा है तो ग्लूकोज है उससे 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो अभी कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ है? कहाँ हो गया? कोशिका द्रव्य में। बचा कितना? 36 एटीपी। तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण क्रेब्स चक्कर के दौरान होता है। कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? संपन्न। और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने के दौरान उत्पाद के रूप में कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा? 36 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो सह उत्पाद के रूप में CO2 और जल के अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। CO2 और जल के अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इस प्रकार से जब क्या हो गया? ऑक्सीशोषण हो गया। तो ऑक्सीशोषण के दौरान कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो गया? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कोशिका द्रव्य में हो गया। और 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। नोट करो। क्या कह रहे हो? लिखाऊंगा? लिखो।
माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि इसमें 36 एटीपी ऊर्जा का क्या हो रहा है? निर्माण। तो इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। फिर लिखना एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है, ए का मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। पूछे आपसे कि एक मोल एटीपी बराबर कितना होता है? तो एक मोल एटीपी बराबर कितना होता है? तो 7.3 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है? 7.3 किलो कैलोरी। एटीपी के बारे में पूछे कि एटीपी की खोज करने वाला कौन था? तो एटीपी की खोज करने वाला था लिपमैन। कौन सा मैन था? लिपमैन था। एटीपी खोज करने वाला लिपमैन था। और इसी एटीपी को क्या कहा जाता है? तो इसे कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। इसे कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? कि जो कोशिका के अंदर जो क्या हो रही है, ऊर्जा जो बन रही है, वो ऊर्जा किस रूप में बन रही है? एटीपी के रूप में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। याद रखना, ठीक है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एटीपी की खोज करने वाला लिपमैन, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मोल एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी। और एटीपी को क्या कहा जाता है? कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। याद रहेगी इतनी बात? ठीक है।